नमस्कार साथियों, आप सबका आपकी अपनी दिया क्लास में बहुत-बहुत स्वागत है। मैं गुलफ्सा सैफी, आपकी दोस्त। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से एनसीईआरटी इतिहास का सेकंड चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी जानते होंगे कि एनसीईआरटी के हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो आप अपना कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और जो भी मैं पॉइंट बताऊँ आप उनको नोट कर लेना। आइए शुरुआत करते हैं सेकंड चैप्टर की। आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। आखेट मतलब शिकार करना। लोग शिकार करके अपना जो जीवन है वो व्यतीत करते थे। खाद्य संग्रह भोजन को कलेक्ट करके रखना, इन फ्यूचर के लिए आप भोजन को संग्रह करके रखते हैं। भोजन उत्पादन तक। तो तुषार की रेल यात्रा। आइए देखते हैं। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसकी खिड़की वाली सीट मिल जाती है, जहां से वह बाहर का नजारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत, खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटे चले जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले से यात्रा करनी शुरू की थी। तो सवाल ये आता है हमारे मन में कि क्या 150 साल पहले कोई यात्रा नहीं करता था? आइए देखते हैं, इसको क्लियर करते हैं। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिताते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आरंभिक मानव। शुरुआत में जो मानव थे उनके बारे में बताएंगे। आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? क्यों उनके मकान नहीं थे जिससे वर्तमान समय में स्थिर रहते हैं? हमारा एक ही घर होता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। आइए जानते हैं, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। जो 20 लाख साल वर्ष पहले रहा करते थे उनको हमने नाम दिया है आखेटक खाद्य संग्रह। जो शिकार करके और अपने जो भोजन है उसको कलेक्ट करके रखा करते थे। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर ही उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखिर तक खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। वो एक जगह नहीं रहा करते थे, उनका स्थायी निवास नहीं था। पहला कारण है, जानते हैं, पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते हैं तो आसपास के जो पौधे, फल, जानवर खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर, दूसरे स्थानों पर उन्हें जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। आइए जानते हैं तीसरा कारण, क्यों लोग घूमा करते थे पहले। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण है यह कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलें, झरनों, नदियों में मिलता है। यद्यपि कई नदियां और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोग को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। जब तालाब वगैरह सूख जाया करते थे, कुछ ऐसे थे, तो इसलिए हमें दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता था। इसलिए प्राचीन समय में स्थायी निवास नहीं था। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? तो जानते, पुरातत्वविदों का कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। उस समय शिकार करने के लिए उन्होंने हड्डियों का औजार का प्रयोग किया और पत्थरों का औजार का प्रयोग किया, लकड़ियों के औजार बनाए। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और
मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। वे पेड़ों को काटने के लिए उसका प्रयोग करते थे और पेड़ की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए भी जो पत्थर का औजार था उसका प्रयोग करते थे। चित्र में आप देख सकते हैं ये एक जड़ है जिसको ये पत्थर के औजार से खोद रहा है अपने भोजन खाने के लिए। और दूसरा चित्र है ये आपका, इसमें ये जो पशु है उसकी जो खाल है उसको ये सिल रहा है वस्त्र बनाने के लिए। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ी और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। पत्थरों के औजारों का उपयोग इंसान के खाने जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। ये जड़ों को खोदा जा रहा है और जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। ये यहाँ पर चित्र जो शो हो रहा है ये दिखा रहा है कि जानवरों की जो खाल थी उसको सिल रहे हैं वस्त्र बनाने के लिए। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे रहने की जगह निर्धारित करना। कौन सी जगह उनके लिए निर्धारित की गई थी रहने के लिए। चित्र 2 देखो, लाल त्रिकोण वाले स्थान वे प्रस्थल हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के परिणाम मिले हैं। आइए देखते हैं चित्र 2 में। जो लाल त्रिभुज है प्रापाषाढ़िक पुरास्थल, प्रापाषाढ़िक इस पुरास्थल तो जैसे भीमबेटका है, भीमबेटका, हुंसगी, कुरनूल गुफाएं 3 स्थल हैं जिनके बारे में बताया गया है। लाल त्रिकोण वाले स्थान में पुरास्थल है जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले। यहाँ पर जो शिकार करके अपना भोजन बनाते थे उनके बारे में है और वो अपने भोजन को कलेक्ट करके रखा करते थे इन फ्यूचर के लिए। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेट संग्रह के रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई प्रास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। संकेत, प्रापाषाढ़िक पुरास्थल, यहाँ पर हमने अभी बताया भीमबेटका, हुंसगी और कुरनूल यहाँ पर शिकार करके अपना भोजन बनाते थे और कलेक्ट करते थे खाद्य संग्राहक। ठीक है। और जो नवपाषाढ़िक पुरास्थल है ये वर्गाकार है, ये ब्लू कलर में, ये जैसे कोल्डी हवा जहां पर चावल के साक्ष्य मिले हैं। चिरांद है आपका, महागढ़ा, मेहरगढ़ और ये बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में है। दाउजोली, हेडिंग, हल्लूर, पेमपल्ली आदि महापाषाढ़िक पुरास्थल। अब जो औजार थे पत्थरों के अब इसमें जो है थोड़ा शार्प बनने लगे और छोटा साइज हो गया। आरंभिक गांव, ये गांव के उसको दर्शाता है। इनाम गांव हुआ। और आधुनिक नगर जैसे कोलकाता, ये आधुनिक नगर बसने लगे। भीमबेटका, आधुनिक मध्य प्रदेश। भीमबेटका जो है आधुनिक मध्य प्रदेश में, इस स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं जो है नर्मदा घाटी के पास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? कमेंट में बताइए, ये मेरा सवाल है। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। जाहिर सी बात है शिकार करने के लिए हमें अच्छे पत्थर चाहिए, इसलिए वो ऐसी जगह की तलाश में रहते थे जहां पर अच्छे पत्थर मिल सके। शैल चित्रकला, इनमें हमें क्या पता चलता है? एक शैल चित्र है, इस चित्र के बारे में बताओ। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। कुछ जैसे भीमबेटका एक गुफा थी वहां पर ये चित्र मिला गया है। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण है। मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से चित्र मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों के और बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ये रही आपकी भीमबेटका और यहाँ पर ये चित्र बनाए गए हैं, सजीव चित्र। पुरास्थल, पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए तथा और बाद में उन्हें वही छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल पर भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अलग अलग अध्यायों में बताया जाएगा। आग की खोज, आग की खोज मानचित्र 2 में देखें कुरनूल गुफाएं।
आइए मैं दिखाती हूँ आपको कुरनूल की गुफाएं। ये रहा, ये त्रिभुज आकार में है, संकेत दे रहा है कुरनूल गुफाएं। यहाँ पर आग की खोज की गई थी। यहाँ पर सबसे पहले राख के अवशेष मिले थे। जाहिर सी बात है, आग जहां जलेगी वहां पर राख जरूर बनेगी, तो वो वहीं पर इसे राख के अवशेष मिले थे। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं, इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए क्या गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए क्या गया होगा, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को आदि भगाने के लिए। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? बताइए कमेंट में, हम आग का प्रयोग किस किस लिए करते हैं? नाम और तिथियां। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वो पुरापाषाण युग काल कहते हैं। पुरापाषाण काल मतलब पत्थरों का उपयोग करते थे, वो औजार बना के शिकार किया करते थे। ये दो शब्दों, पुरा यानी प्राचीन, पुरा का मतलब है प्राचीन, पाषाण का मतलब है पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्यकाल और उत्तर पुरापाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई थी। जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिले, यानी कि जब जनसंख्या बढ़ती है तो जो तापमान है वो भी वृद्धि होगी। इस प्रकार पर्यावरण का बदलाव हुआ। तो जिस काल में हम पर्यावरण बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहा जाता था। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। अब इस काल में जो है हमारे जो औजार हैं थोड़ा शार्प हो गए और छोटे आकार के हो गए, जिनसे वो शिकार करते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों, लकड़ियों, हड्डियों के मुट्ठे लगे हंसियां और आरी जैसे औजार मिलते थे। अब यहाँ पर जो है हड्डियों में हड्डियां लगा दी जाती थी और लकड़ी के औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए गए। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का मतलब होता होगा, हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में तुम ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हम ज्ञात नहीं कि उस काल में इनके क्या नाम थे। बदलती जलवायु। अब जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होगी ऐसी जलवायु का बदलाव होगा। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। जाहिर सी बात है गर्मी बढ़ेगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो वर्षा भी हुई और फिर घास के मैदानों का निर्माण भी होने लगा। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल होने लगी। हो सकता है कि तब इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरतों के अनुसार पालने की बात सोचने लगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। इसमें जब पर्यावरण परिवर्तन हुआ तो घास का मैदान का निर्माण हुआ और जो जानवर थे, पशु, वो अपना जो भोजन था उन्हें इजीली मिल जाया करता था, तो उनकी जो पशुओं की संख्या है वो बढ़ने लगी। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाना
शुरू किया। अब लोगों ने क्या काम किया कि जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया। वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था सबसे पहले जिसे जंगली जानवर पालतू बनाया गया। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे। लोग इनको प्रोटेक्शन देते थे ताकि कोई जंगली जानवर इनको ना खाए। इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया है? कमेंट में बताइए कि कुत्ते को ही सबसे पहले पालतू क्यों बनाया गया है। घरेलूकरण की प्रक्रिया अब शुरू होती है। घरेलूकरण की प्रक्रिया लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम होती है। यह नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पक्के दाने के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवरों तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवर के दांत और सींग छोटे होते गए। जो हम पालते हैं उनके जो सींग है वो उनका आकार छोटा होता गया क्योंकि वो यूज नहीं करते थे, और जो उनके दांत थे उनके दांत भी छोटे होने लगे। लेकिन अगर इसके विपरीत देखे जाए तो जो जंगली होते हैं, जंगली पशु, उनके सींग भी बड़े होते हैं क्योंकि वो उसका प्रयोग करते हैं मैक्सिमम, और उनके दांत भी। इन दांतों को देखो, ये आप देख सकते हो दांत। अब बताइए कि जो बड़े वाले दांत हैं ये जंगली के हैं या फिर पालतू के हैं? इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू सुअर का है। यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वह इसी प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़, बकरी आते हैं। प्राचीन जो फसल है वो सबसे पहले गेहूं और जौ को मानेंगे, और उसी तरह पालतू जो सबसे प्राचीन है वो कुत्ते के बाद भेड़, बकरी आते हैं। एक नवीन जीवन शैली। अब एक नवीन जीवन शैली की शुरुआत हो गई। अनाज के उपयोग, जो हम हैं अब अनाज के उपयोग किस प्रकार करने लगे? बीज के रूप में हम अनाजों को बीज के लिए भंडारण करने लगे। दूसरा, खाद्य के रूप में हम उसको पीसकर खाने लगे। तीसरा है उपहार के रूप में। पहले ये गिफ्ट तो चलते नहीं थे, तो प्राचीन समय में उपहार दिया करते थे। फिर भंडारण के लिए, फिर लोगों ने इसका भंडारण करना शुरू कर दिया ताकि इन फ्यूचर जब भी जरूरत हो तो इसको भोजन के लिए प्रयोग किया जा सके। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाना शुरू कर दिए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। लोगों ने बर्तन बनाना शुरू कर दिया ताकि वो जो अनाज है उसको भंडार कर सके।
और टोकरियां बुननी शुरू कर दी और फिर जमीन में गड्ढा खोदकर उसको अनाज को स्टोर कर लिया गया। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या बढ़ती है, साथ ही उनसे दूध प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। आपने देखा होगा बहुत से पशुपालन करते हैं, तो वो भी एक हमारा भोजन का स्रोत है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है, बताइए। भोजन के अतिरिक्त हमें क्या क्या मिल सकता है? क्या मांस के अलावा हमें कुछ और मिल सकता है? वस्त्र मिल सकता है? कमेंट में बताइए। या क्या चमड़ी मिल सकती है हमें? आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? कमेंट में मुझे बताइए कि वर्तमान समय में हम जो जानवर पालते हैं उनसे हमें क्या लाभ है। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। जो आरंभिक कृषक थे उनके बारे में कि वो क्या करते थे और किस प्रकार के पशु पालते थे। मानचित्र 2 में देखोगे, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? अब चलते हैं मानचित्र 2 पर। ये रहा मानचित्र 2, नवपाषाणिक पुरास्थल के बारे में है। इसमें जो है कोल्डी हवा, मागड़ा, चिरांद, दाउजली और हेडिंग और हल्लूर, और ये है पेयमपल्ली, इनके बारे में बात कर रहे हैं हम। और बुर्ज होम ये जम्मू कश्मीर में है और ये मेहरगढ़ पाकिस्तान। तो अब इनमें देखते हैं, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। तो बुर्ज होम हो गया और आपका मेहरगढ़, जहां पे पुरातत्वविदों को क्या मिले हैं? कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है पश्चिम क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में। कश्मीर में आपका बुर्ज होम है और पूर्वी और दक्षिण भारत में भी पाए गए हैं। दक्षिण में आपका हुंसकी है जो कर्नाटक में है। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिकों ने खुदाई में मिले पौधों और पशुओं के हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष मिले हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हम पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। स्थायी जीवन की ओर अब जो है लोग इधर उधर घूमने की बजाय एक ही स्थान पर रहना पसंद करने लगे। तो यहाँ से शुरू होती है। पुरातत्वविदों को कुछ प्रायस्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम जो जम्मू कश्मीर में है, के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। लोगों ने क्या शुरू कर दिया कि हवाओं से और बारिश से बचने के लिए, उनसे राहत पाने के लिए उन्होंने गड्ढा खोदकर अपना घर बनाना शुरू कर दिया, जिन्हें गर्तावास कहा जाता है। इसे याद कर लेना, जो गर्तावास कहा जाता है, ये आता है एग्जाम में। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी और उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। वहां के जो लोग थे उसके घर के अंदर भी और घर के बाहर भी आग जलाया करते थे। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर और बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो प्रापाषाणिक उपकरण से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का नाम माना गया है। अब जो पत्थर के औजार थे उनका विकास हुआ और वो शाक्त हो गए, तो इसको नवपाषाण युग का माना गया है।
इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। वर्तमान में भी हमारे जो घर फैमिली है, परिवार वाले ओखली और मूसल का प्रयोग करते हैं। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तरयुगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। कुछ औजारों का जो बनाना था वो हड्डियों से भी बनाया जाया करते थे। ये आप औजार है नवपाषाण युग के कुछ उपकरण। इन उपकरणों से ही लोग शिकार करते थे और जो जड़ को खोदने के लिए भी इन्हीं का प्रयोग करते थे। चमड़ी का प्रयोग करते थे, उसको वस्त्र बनाने के लिए उसको सिलाई करते थे चमड़ी की। नवपाषाण युग, क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि इस पात्र में क्या रखा होगा? आप कल्पना कीजिए कि जब हम भोजन का भंडारण करते थे अनाज का, तो किस पात्र में करते होंगे, बताइए। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। कभी कभी ये जो मिट्टी का पात्र दिख रहा है आपको, इस पे पेंटिंग की जाती थी, उसको हम कहते हैं अलंकरण। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। इसके साथ ही अब लोग कपड़े भी बुनने लगे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। नवपाषाण युग में अब इन सब की शुरुआत हो गई। किसी कपड़े बुनने लगे लोग नवपाषाण युग में। चावल और गेहूं, दलहन जैसे अनाज अब वो खाने लगे, उनका प्रमुख आहार बन गया। कपास जैसे पौधे उगाए जाने लगे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहां कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती, पशुपालना को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन व मृत्यु। मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है उसके बारे में बताया। मानचित्रों में मेहरगढ़ ढूंढो। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल मैदान है। तो जो ये बोलन दर्रा के पास है, हरा भरा एक समतल मैदान था जो ईरान जाने वाले जो सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है। ईरान जाने के लिए हम इसी रास्ते का प्रयोग करते थे। जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं और जौ उगाना और भेड़ और बकरी पालना सीख लिया था। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं। इनमें हिरण है, सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर, इसके जो घर हैं आयताकार घरों के अवशेष भी मिलते थे। मेहरगढ़ जो है वहां पे जो घर थे वो चौकोर टाइप के थे और कैसे आयताकार बने थे, ये आप देख सकते हो। ये इमेज है वहां की। मेहरगढ़ के घर का चित्र है। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते होंगे। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है? ये एक आयताकार है बनाया गया। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। ये 4 रूम बना रखे हैं इन्होंने। कुछ को इन्होंने कुछ सामान उठाकर रख रखा है, कुछ भंडारण का प्रयोग भी किया है इसमें। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। मरने के बाद उसको सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। मेहरगढ़ के जो लोग थे वो आस्था रखते थे कि हमारे मरने के बाद भी हमारा पुनर्जन्म होगा। कि मृत्यु, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। लोगों ने
जैसे कि लोग मर